स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। इसराइल हमास युद्ध बेहद खतरनाक होता जा रहा है। गजा पट्टी में एक अस्पताल पर हुए मिसाइल हमले में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। इस हमले की दुनिया भर में निंदा हो रही है। हालांकि इसराइल ने इस हमले से इनकार किया है कि उसने अस्पताल को निशाना नहीं बनाया, बल्कि हमास का रॉकेट ही गलत दिशा में चला गया और अस्पताल पर गिर गया। अमेरिका ने इस हमले की जांच के भी आदेश दिए हैं। बहरहाल युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर नजर डालें तो यह हमला जिसने भी किया है उस पर युद्ध अपराध का आरोप लग सकता है और केस चल सकता है। युद्ध अपराध एक बेहद संगीन आरोप है जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून काम करता है। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के इस अंक में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। इसराइल और हमास के बीच युद्ध 7 अक्टूबर से ही जारी है। पहले हमास ने इसराइल के शहरी इलाकों में हमले किए और फिर इसराइल की तरफ से फ़लस्तीनी क्षेत्र के उस गजा पट्टी पर भीषण बमबारी शुरू कर दी गई जो हमास के नियंत्रण में है। ऐसे में हमास और इसराइल दोनों ही पक्षों पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करने के आरोप लग रहे हैं। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र ने भी कहा है कि वो दोनों ही पक्षों की ओर से युद्ध के नियमों के उल्लंघन की जांच कर रहा है। युद्धों पर कई तरह के नियम लागू होते हैं जिनके बारे में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में बताया गया है। इनके तहत सभी देशों को अपनी रक्षा करने का अधिकार तो है, लेकिन किसी देश पर हमला करने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा युद्ध के मैदान में सैनिकों को किस तरह का व्यवहार करना होगा, किन चीज़ों से दूर रहना होगा, इस तरह के अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए जेनेवा कन्वेंशन के तहत कुछ नियम बनाए गए हैं। जेनेवा कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय संधियों की एक सीरीज है जो किसी भी युद्ध में मानवीय उपचार के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मानकों को निर्धारित करती है। ये नियम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाए गए थे जिन पर लगभग हर सदस्य देश ने सहमति जताई है। जेनेवा कन्वेंशन के तहत घायलों और कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार करने का नियम है। हत्याओं, यातनाओं और अपहरण जैसे अमानवीय कृत्यों पर प्रतिबंध है। इसके अलावा अपमानजनक व्यवहार पर भी रोक लगाई गई है। यहाँ तक कि विरोधी सेनाओं के बीमारों और घायलों के इलाज के भी नियम हैं। ये नियम पूर्णकालिक युद्ध से लेकर छोटे छोटे विवादों तक पर लागू होते हैं, यानी ये नियम युद्ध की हर स्थिति में लागू होंगे, भले ही युद्ध दो देशों के बीच हो रहा हो, जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच, या फिर कोई पक्ष देश ना हो तब भी, जैसे कि हमास और इसराइल के बीच। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के तहत जिन गतिविधियों को युद्ध अपराधों के तहत लाया गया है उनमें नागरिकों, नागरिक ठिकानों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर जानबूझकर किए गए हमले, गैर सैन्य संपत्ति का नुकसान, यौन हिंसा और गैर कानूनी निर्वासन जैसे कृत्य शामिल हैं। इसके अलावा कुछ खास तरह के हथियारों के इस्तेमाल पर भी पाबंदी है जिनमें जैविक और रासायनिक हथियार शामिल हैं। हालांकि इन संधियों पर कई देशों ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अब सवाल उठता है कि क्या हमास और इसराइल ने युद्ध अपराध किए हैं? हमास ने इसराइली कस्बों और शहरों पर हजारों रॉकेट दागे हैं। साथ ही 7 अक्टूबर को उसने इसराइली सीमा में सैकड़ों बंदूकधारी भेजे जिन्होंने नागरिक ठिकानों पर हमले किए और आम लोगों की जान ली। इनमें बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं जिन्हें उनके घरों में ही मार दिया गया। विशेषज्ञों की माने तो इन अपराधों के सबूत स्पष्ट हैं और ये युद्ध अपराध की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा इसराइली सेना ने भी गजा पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं। वहाँ खाने पीने की चीज़ों, ईंधन और बिजली जैसी सुविधाएं रोक दी हैं और लोगों से गजा के उत्तरी इलाके को खाली करने को कहा गया है। लाखों लोगों को अपने घरों से चले जाने को कहना और उनके खाने पीने और बिजली की सप्लाई रोक देना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है। तो उसके खिलाफ भी युद्ध अपराध के कई सबूत स्पष्ट हैं और कहीं अस्पताल पर हमले की बात साबित हो जाती है तो ये एक बड़ी वजह बन सकता है इसराइल के खिलाफ युद्ध अपराध चलाने का। अब यहाँ ये जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि युद्ध अपराधों की सुनवाई होती कैसे और किस तरह की सज़ा मिलती है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना 1998 में रोम अधिनियम 1998 के तहत नीदरलैंड्स के हेग में हुई थी। हालांकि इसने 2002 से काम करना शुरू किया था। यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को नुकसान पहुंचाने के सबसे गंभीर अपराधों के अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने वाली और सुनवाई करने वाली एक स्वतंत्र संस्था है। ये युद्ध अपराधों, नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध और आक्रामकता के अपराध की जांच करता है। कोई भी देश अपनी अदालतों में संदिग्ध अभियुक्तों पर मुकदमा चला सकता है। ICC केवल उस क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है जहां कोई देश ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है या कर नहीं सकता, यानी इसे न्याय के लिए अंतिम उपाय की व्यवस्था के तौर पर स्थापित किया गया है।
लेकिन इस अदालत के पास अपना कोई पुलिस बल नहीं है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए वो संबंधित देश के सहयोग पर ही निर्भर है। अमेरिका, भारत, चीन, रूस और यूक्रेन जैसे कई देश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्यों में शामिल नहीं हैं। इसका सालाना बजट 13 करोड़ पाउंड का है, जिसे ये मामलों की जांच पर खर्च करता है। अब तक ये कोर्ट 31 मामलों की सुनवाई कर चुकी है और 10 लोगों को सजा सुना चुकी है। आईसीसी जजों ने अब तक कुल 40 अरेस्ट वारंट जारी किए हैं। अब तक दूसरे देशों की मदद से 21 लोगों को पकड़कर आईसीसी डिटेंशन सेंटर में रखकर कोर्ट के सामने पेश भी किया गया है, जबकि 16 को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। 2012 में कांगो के सरदार थॉमस लुबंगा आईसीसी द्वारा दोषी ठहराए जाने वाले पहले व्यक्ति थे, जब उन्हें 2002 और 2003 में अपनी विद्रोही सेना में बच्चों को सैनिकों के रूप में भर्ती करने और उनके इस्तेमाल करने का दोषी पाया गया था। उन्हें 14 साल की सजा सुनाई गई थी। आईसीसी के गठन से पहले भी युद्ध अपराधों की जांच हुई है और सजा सुनाई गई है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लाखों लोग मारे गए थे। जर्मनी की नाजी सेना ने सबसे ज्यादा यहूदी लोगों को निशाना बनाया था। इसके बाद दोनों तरफ से आम नागरिकों और युद्ध बंदियों को बहुत अत्याचार का सामना करना पड़ा था। मित्र देशों की सेनाओं ने बाद में उन लोगों पर मुकदमे चलाए जिन्हें वे हालात के लिए जिम्मेदार मान रहे थे। 1945 और 1946 की न्यूरमबर्ग की सुनवाई के दौरान 10 नाजी नेताओं को मौत की सजा सुनाई गई थी। इसी तरह की प्रक्रिया 1948 में टोक्यो में अपनाई गई थी। तब जापानी सेना के 7 कमांडरों को फांसी दी गई थी। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इन दोनों में अंतर है। कई बार इसमें भ्रम होता है। आईसीसी संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है, जबकि आईसीजे संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है और संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इसे 1945 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय भी नीदरलैंड के हेग में है। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।